एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो रेलवे एनटीपीसी के ऊपर होने वाली है। रेलवे एनटीपीसी के लिए आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी और उसके साथ साथ में जो 12th लेवल का होता है, नॉन ग्रेजुएट लेवल वाला जो नोटिफिकेशन होता है, दोनों आउट हो चुके हैं। दोनों के लिए फॉर्म अभी आप फिल कर सकते हो, अभी उनके फॉर्म रनिंग में हैं। जिन्होंने भी फिल नहीं किया है जाके कर दीजिए ये वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी होता क्या है, कैसे इसके अंदर जॉब लगती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, और सबसे मेन जो फोकस इस वीडियो का होने वाला है, तैयारी कैसे करनी है। दोनों लेवल के लिए मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो रेलवे के जो डिफरेंट अंदर में सेगमेंट होते हैं। रेलवे के अंदर कोई टिकट कलेक्टर होता है, कोई वहाँ पे स्टेशन मास्टर होता है, कोई टाइपिस्ट होता है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जितना स्टाफ बैठता है वो मोस्टली रेलवे एनटीपीसी के थ्रू उनका जो रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट किया जाता है। रेलवे एनटीपीसी के थ्रू उनकी वैकेंसीज़ निकलती है, अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ देखने को मिली हैं। ऑल्दो जो नॉन ग्रेजुएट लेवल वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर काफ़ी कम वैकेंसी इस बार रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन जितनी भी वैकेंसी है उसी के लिए हमें बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है और बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके अच्छा एक आउटकम के साथ में जो अपना फाइनल सिलेक्शन है वो लेना है। रेलवे के जो दोनों लेवल का एग्ज़ाम होता है, इवन रेलवे का साथ में आरपीएफ का भी, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी जो पैटर्न है बिल्कुल सिमिलर है, उनकी जो तैयारी करनी है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। एक ही तरीके से आप उनकी तैयारी कर सकते हो, एग्ज़ाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसलिए एक सिंपल सी चीज़ होती है, अगर आपने रेलवे की किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर ली तो आप सारे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। उसके बाद में अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें रेलवे एनटीपीसी के लिए, जो ग्रेजुएट लेवल वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और जो आपका नॉन ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आप 12th पास होने चाहिए। एज क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट जिन लोगों की किसी भी एग्ज़ाम की एज नहीं बचती वो भी रेलवे एनटीपीसी दे सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे एज तक, शायद 33 ईयर्स तक आप जो अपना रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। बाकी जो भी एज का क्राइटेरिया होगा मैं स्क्रीन के ऊपर भी ऐड करवा दूँगी। उसके साथ साथ में जो सैलरी है, सैलरी का लेवल 6 से लेके लेवल 2 तक अलग अलग जो पोस्ट हैं उसकी अलग अलग तरीके से सैलरी डिवाइडेड होती है। जिस पोस्ट की जिस अकॉर्डिंगली जो लेवल है उसकी पे का, उसके अकॉर्डिंगली उसकी पे बनती है। स्टिल जितनी भी जॉब हैं हर जॉब में आपको 35 प्लस ही सैलरी मिलेगी, 35 से, और आपकी जो सैलरी है वो 70,000 तक के बीच में मिलेगी। तो एक अच्छी खासी सैलरी होती है। गवर्नमेंट की जितनी अदर फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको मिलती है। उसके साथ साथ में रेलवे का बेनिफिट जो होता है, आपको फ्री फर्स्ट एसी सेकंड एसी की टिकट्स वगैरह जो कुछ होता है वो आपको साथ में मिलता है। उसके बाद में अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड है, फिक्स कुछ भी नहीं है। आप कल को आके मुझे बोल दो कि आपने उस टाइम बोला था ये एग्ज़ाम उस टाइम नहीं हो रहा है, उससे पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, वो एक अलग सब्जेक्टिव मैटर है। अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो एग्ज़ाम की जनवरी से फेब के अराउंड इसका एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अभी से अगर हम टाइम देखें तो 5 से 6 महीने आप लोगों के पास में हैं। 5 से 6 महीने एक इनफ टाइम होता है, सफिशेंट टाइम होता है किसी भी जॉब की प्रिपरेशन के लिए। अगर रेलवे की प्रिपरेशन होगी स्पेशली तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइम है। 6 महीने के अंदर आप बहुत आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं। बाकी अगर सब्जेक्ट आपके जितने बढ़ते चले जाएंगे, इंग्लिश वगैरह और ऐड हो जाएगा तो टाइम ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लगेगा। तो 6 महीने जो दब के मेहनत कर लेगा उसका सिलेक्शन हो सकता है, और डेफिनेटली ऐसे लोग भी होंगे जो लेके जाएंगे सिलेक्शन, और कुछ लोग ऐसे होंगे अभी भी इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे और उसके बाद में कहेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपकी गलती होगी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं अपना जो सबसे मेन टॉपिक है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो पैटर्न क्या होता है। देखो, एनटीपीसी के अंदर सीबीडीटी 1 और सीबीडीटी 2 दो फेजेस के अंदर जो एग्ज़ाम है वो मोस्टली आपका होता है। थर्ड फेज़ के अंदर आपका स्किल टेस्ट होता है। कुछ जो पोस्ट होती हैं जिनके अंदर आपका स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए आपका जो स्किल टेस्ट वाला पेपर होता है, टाइपिंग होती है, या मोस्टली टाइपिंग का ही है, जिसके अंदर आगे टाइपिस्ट वगैरह लिखा होता है, या जिसके अंदर टाइपिंग की रिक्वायरमेंट होती है जिस जॉब के अंदर, उसके लिए टाइपिंग होती है। टाइपिंग का बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, सबसे मेन होते हैं एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करना। रेलवे के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है और पेपर भी सिंपल होता है, तो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है।
तो जो CBDT 1 होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। उसके अंदर 30-30 नंबर की आपकी मैथ्स, रीजनिंग और उसके साथ में 40 नंबर की आपकी GS पूछी जाती है। CBDT 2 होता है आपका 35-35 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग और 50 नंबर की आपकी GS पूछी जाती है। तो अगर साफ साफ देखा जाए तो GS का वेटेज ऑल ओवर सबसे ज़्यादा है, और GS के अंदर जो अच्छा स्कोर कर लेगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैथ्स और जीके के अंदर, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स रेलवे के अंदर स्कोर कर लेते हैं। तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं किस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। अगर अभी तक आपके पास में पेन पेपर नहीं था तो भी चल जाएगा, लेकिन अब पेन पेपर उठा लीजिए ताकि आप एक एक चीज़ को नोट डाउन कर पाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो, उसके ऊपर आपका GS वाला सेक्शन। GS वाले सेक्शन के अंदर मेजरली क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस का वेटेज डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। जितना आप SSC के अंदर साइंस का वेटेज देखते हो उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। साइंस की वेटेज बहुत अच्छी खासी होने वाली है, तो साइंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ में स्टैटिक GK और कुछ क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज़ के ऊपर अलग अलग बात करते हैं। देखो, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो ये चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ में साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये आपकी जो चीज़ें हैं इनको आप लूसेंट से कर सकते हो। लूसेंट में से बेसिक चीज़ों को पढ़ो और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। या फिर एक सेम लूसेंट के जैसी ही किरण पब्लिकेशन की बुक आती है वन लाइनर के नाम से, आप उसके अंदर से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से वहाँ पे दिया हुआ है। और अगर लूसेंट की साइंस को भी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो भी अच्छा खासा आप कर लोगे साइंस के अंदर। लेकिन उसके साथ में आप एडिशनली कुछ चाहते हो तो साइंस के अंदर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हो, या तो थोड़ी बहुत NCERT बेस्ड बुक ले सकते हो। NCERT बेस्ड एक खान सर की भी बुक आती हैं कुछ किरण पब्लिकेशन की, मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगी। या फिर कोई और बुक ऐसी है जो आपको समझ में आती है साइंस के लिए स्पेशली, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। इसके साथ में आप एक बिगिनर स्टूडेंट अगर हो, आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है बुक से, तो आप डेफिनेटली उसके साथ में आराम से जा सकते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है बुक से समझने में, तो आप कुछ वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो। वीडियोस में आपकी नवीन सर की काफ़ी वीडियोस हैं। नवीन सर ने स्टैटिक GK के ऊपर तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ाई रखा है। बाकी भी कुछ टॉपिक्स के अंदर उन्होंने अच्छी खासी वीडियोस हैं जो RWA चैनल के ऊपर आपको पढ़ाते हैं। RWA के ऊपर कुछ और टीचर्स की भी हैं। खान सर की वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं। खान सर से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उनको भी रेफ़र कर सकते हो आप। उसके साथ साथ में अगर आप एग्जामपुर के कुछ टीचर्स से पढ़ना चाहते हो तो उनकी भी वीडियोज़ अच्छी हैं। इन सारे चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूँगी, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो जो इनकी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होंगी वो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जो ये तो होगी आपकी थ्योरी, एक होता है थ्योरी सेक्शन, उसके बाद होती है इसकी क्वेश्चंस। थ्योरी तो आपने पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो प्रीवियस ईयर के जिस तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे के अंदर पूछे गए हैं वो आपको करने होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के लिए आप रेफ़र कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए। रेलवे के जो आपका GS है, रेलवे का मैथ्स है और रेलवे का रीजनिंग है, तीनों सब्जेक्ट के लिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स आती हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं फ़ोटो डाल दूँगी इनका कवर पेज का, और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप बाय करना चाहते हो तो वहाँ से जाके ले सकते हो। इन बुक्स के अंदर क्या है कि कंप्लीट रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको ऐड कर रखा है। उससे क्या होगा कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए आप टोटली प्रिपेयर हो जाओगे। आपको एक पता लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं, उस अकॉर्डिंगली आप कर लोगे। आपने कोई सपोज कीजिए कोई टॉपिक पढ़ा, आपने आज भारतीय संविधान पढ़ा, भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो साथ साथ में, ताकि आपको एक क्लियरिटी हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे और क्या आप वो बना पाओगे। तो वो होने के बाद में आपको एक चीज़ और करनी है, और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देगी वो होगा आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर क्विजेज अटैम्प्ट करनी है। क्विजेज आप अड्डा 247 से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, और क्विजेज आप टेक्स्ट बुक से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक से आप सेक्शनल मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो, और इसके लिए नए मॉक टेस्ट भी जो हैं वो टेक्स्ट बुक से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के ऊपर जो फिलहाल सेल चल रही होगी उसके अंदर अगर आप DSSC कूपन कोड लगा लोगे तो एक्स्ट्रा 12% होता था पहले, अभी आपको 13% का डिस्काउंट मिलेगा। 13% का डिस्काउंट लेने के बाद में आप टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो वाला वर्जन लेना, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे इंक्लूडेड मिले। प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हैं वो वहाँ पे हों और आप आराम से अपने जो पेपर हैं वो लगा पाओ।
टेक्स्ट बुक की जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो मस्ट है, और आपके पास में एक प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन ये मस्ट है कि ये तो आपके पास में होने ही चाहिए अगर आपको रेलवे की एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो। उसके बाद में जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस वाला जो पोर्शन है वो लूसेंट या किरण और उसके साथ में प्रीवियस ईयर लगा के आपका हो जाएगा। उसके बाद में बात आती है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी लिस्ट में डाल दूंगी। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना होता है, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप कोई पीडीएफ ले सकते हो या फिर कोई बुक ले सकते हो। गॉडफादर के नाम से जो आपकी स्टैटिक जीके की बुक आती है उसकी फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डालती हूँ, नियॉन पब्लिकेशन की। आप बुक लेना चाहते हो तो बुक भी ले सकते हो। इसके अंदर सारे टॉपिक्स की आपकी जो लिस्ट है, जो सारे टॉपिक का डाटा है वो आपको दे रखा है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। या फिर एक स्टैटिक जीके की आपको मैं प्लेलिस्ट बता देती हूँ, नवीन सर की है RWA के ऊपर, वो वाली प्लेलिस्ट को भी आप रेफर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिटेल में पढ़ाया है। SSC परमार ने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। अगर कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनकी भी वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो इससे आपका स्टैटिक जीके हो जाएगा। करंट अफेयर्स के ऊपर मैं आपको ज़्यादा टाइम देने की नहीं कहूँगी। करंट अफेयर्स सिर्फ आपको मंथली बेसिस पे करने हैं। मंथली बेसिस पे आप लोग कर सकते हो जो क्रेजी जीके ट्रिक है, आप लोग कर सकते हो। RWA पे भी कुछ मंथली आती हैं आपकी, आप उसके साथ साथ में उत्कर्ष क्लासेस के ऊपर जो आपके सर पढ़ाते हैं वहाँ से कर सकते हो। जो भी टीचर आपको मंथली बेसिस के ऊपर अच्छा लगता है आप उसको रेफ़र करके और अपना जो करंट अफेयर्स का वाला सेक्शन है उसको कर सकते हो। इसके साथ साथ में डेली क्विजेस लगाते रहना और मॉक टेस्ट लगाओ, तो उसमें जो गलतियां होती हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना है और उन टॉपिक के ऊपर अच्छे से काम करना है। अगर नोट्स नहीं बना सकते हो तो बुक के अंदर हाईलाइट करके काम कर लो अपना, और नोट्स बना सकते हो तो छोटे छोटे अपने नोट्स बना लेना। इतनी चीज़ें जो हैं आपकी GS सेक्शन के लिए होने वाली हैं, इन चीज़ों को अपना डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन की। रीजनिंग का एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी होता है, और वहाँ पे अगर किसी का स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो वो अपनी आपको ये समझ सकता है कि एग्ज़ाम की रेस से बाहर है, उसके बाद में उसका सिलेक्शन होना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो रीजनिंग के अंदर स्कोर करने का एक सिंपल सा फंडा है। जो मोटे मोटे टॉपिक है, इनके टॉपिक का जो सिलेबस है वो सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डलवा दूँगी कंप्लीट रेलवे के लिए, वो वहाँ से जाके देख सकते हो। सिलेबस को देखो, उसके बाद में 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आराम से बना सकता हूँ और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप नहीं बना पाओगे। उन सिंपली उस टॉपिक का नाम सर्च करना है। फॉर NTPC या फॉर रेलवे आपको यूट्यूब के ऊपर भर भर के वीडियोस मिल जाएंगी। किसी भी टीचर की आपको वीडियो को फॉलो करके देखना है जिसको अभी आपको समझ में आता है, और उस वीडियो को देख के आपको अपने छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं जो चीज़ें आपको लगती हैं कि मैं इसको भूल सकता हूँ। इतना काम करने के बाद जो आपका रीजनिंग का बचेगा, उसके बचेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, डेली बेसिस के ऊपर आपको कोशिश करनी है कि 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। अगर 2 महीने तक रोज़ आपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद में रीजनिंग के अंदर कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है। उसके बाद में सिर्फ आप जब मॉक टेस्ट लगाओ उसके अंदर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है या जो क्वेश्चन गलत होता है उसको एक अलग से कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो और उसको डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज करते रहो, क्योंकि 100-200 ऐसे ही क्वेश्चन मुश्किल से निकलेंगे जिनके अंदर आपको कोई दिक्कत आएगी या जो आपसे नहीं बनेंगे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, फटाफट से अपना जो नोट्स है वो बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए। जो टोटल आपको अगर टाइमिंग्स की मैं बात करूँ तो जो आपका GS वाला सेक्शन था, GS वाले सेक्शन के अंदर मैं आपको बोलूँगी कि जो स्टैटिक जीके वाला सेक्शन है उसको 1 से 1.5 घंटा दो, और जो बाकी वाला सेक्शन है जिसके अंदर आपकी जर्नल स्टडीज़ होती हैं उसको 2 घंटे के अराउंड दो। तो 3.5 से 4 घंटे का टाइम जो आपको है वो सिर्फ और सिर्फ GS के लिए देना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 1 से 1.5 घंटा अगर आप रीजनिंग को डेली दोगे तो मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर देखो अर्थमेटिक आता है आपका, उसके साथ में आपका जो मेंशुरेशन है वो आता है, नंबर सिस्टम जो है वो आता है। यहाँ से ही बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस है वो बनते हैं और पूछे जाते हैं। मैथ बहुत सिंपल होता है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मैथ को हम करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, मतलब 3 स्टेजेस के अंदर इसकी प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहली स्टेज होगी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको जो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उनको एक
टॉपिक वाइज टॉपिक आपको उठाना है। आज जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन के किसी भी टीचर की जो आपको समझ में आता है, आरडब्ल्यू के ऊपर आपको राहुल तेवतिया सर पढ़ाते हैं, एसएससी मेकर के ऊपर एक टीचर पढ़ाते हैं, साहिल खंडेलवाल सर पढ़ाते हैं वाईफाई स्टडी के ऊपर, और उनका एक अलग से भी प्लेटफॉर्म है। तो जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, जितने नाम मैंने लिए हैं इनमें से या इनसे अलग भी, उस टीचर से आपको अपना जो एक तरह से आप सिलेबस है वो करना है। उसकी जो वीडियो है उसको वीडियो को खोलना है, जो वो टीचर समझाता है उसके नोट्स बनाने हैं आपको। बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने आपको ऑप्शनल दिया है कि आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको जो आपका टॉपिक है मैथ्स का, उसके अंदर आपको नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इस जो सब्जेक्ट है इसके अंदर स्कोर नहीं कर पाओगे। सिलेबस हो गया, आपने वीडियो देखी, उसके साथ साथ में आपने जो अपने नोट्स हैं वो बनाए। उसके बाद में आपको करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर के लिए मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ, तीनों बुक्स आपकी आती हैं किरण पब्लिकेशन की, पूरा रेलवे का कंपाइलेशन इसके अंदर दे रखा, आप इसके रेफ़र कर सकते हो। जैसे आज आपने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा, तो मेंस्ट्रुएशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में डेली उसके 50 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। डेली 50 क्वेश्चन लगाओ, और जो क्वेश्चन आपको एक बार में आपसे नहीं बनता है उसको टिक कर लो, ताकि दोबारा जब आप लगाने आओ तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को लगाओ जो आपने टिक कर रखे हैं, और उसकी वजह से आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट होगा और रिवीजन भी इफेक्टिवली हो पाएगी। आपने उसका सिलेबस कर लिया, उसके आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद में जो मेन चीज़ आती है वो होती है इसका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट आप इसके सेक्शनल भी प्रैक्टिस कर सकते हो, टेक्स्ट बुक के ऊपर अवेलेबल हैं। आप इसकी क्विजेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अड्डा से या टेक्स्ट बुक से, दोनों के ऊपर अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ में कंप्लीट जो मॉक टेस्ट होगा वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स को विद इन टाइम और कैसे आपको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हुए अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, जो अपना पेपर है उसको कंप्लीट करना है, वो समझने के लिए। तो ये पूरी चीज़ें मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर्स भी रिकमेंड कर दिए हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट भी रिकमेंड कर दी हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बुक्स भी बता दी हैं, और उसको करना कैसे है वो भी बता दिया है। अब 2 या 3 चीज़ें ऐसी बची हैं जो आपको करनी होंगी इसके बाद में या इसके साथ साथ में। सबसे पहली चीज़ आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की एनालिसिस। पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने कैसे हैं, कितने लगाने हैं वो समझाती हूँ, उसके बाद में एनालिसिस का आपको बताती हूँ, और फिर लास्ट पॉइंट आपका रहेगा जो रिवीजन और आप लोगों के जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो रहेंगी। मॉक टेस्ट देखो, अगर आपका सिलेबस 30 से 50% के बीच में अभी तक हुआ है तो आपको वीक के अंदर 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। मॉक टेस्ट भी अभी कोशिश करनी है आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड आप लगाओ। उसके बाद में अगर आपका सिलेबस चला जाता है 60 to 80% के बीच में, तो आपके मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है एक वीक के अंदर वो लगभग 3 पहुंच जानी चाहिए, या तो 2 लगा लो या 3 लगा लो। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो थोड़ा सा और अच्छा एफर्ट डालना चाहता है तो 4 तक जा सकता है। और जब आपको 80% से ज़्यादा सिलेबस हो जाता है तो वीक के अंदर आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। ये तो रहने चाहिए आपकी फ्रीक्वेंसी। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने चाहिए? टेक्स्ट बुक के तो सारे मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, उसके साथ में जहाँ पे भी आपको कोई फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल मिल जाता है वहाँ से आपको वो फ्री मॉक टेस्ट कवर कर लेना है। तो ये प्लेटफॉर्म आपके मॉक टेस्ट के लिए होने वाले हैं। उसके बाद में मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर कंप्लीट मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मॉक टेस्ट की एनालिसिस उतनी ही ज़रूरी है जितना आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। इवन अगर आपने मॉक टेस्ट कम लगाए लेकिन एनालिसिस अच्छे से की तो भी आप अपना जो गेम है वो विन कर सकते हो। और अगर आपने एनालिसिस बिल्कुल नहीं की तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट लगाने का, बिना बात के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है रिवीजन और टाइमली जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स आपने बनाए हैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप दोबारा देखते रहो। रिवीजन का देखो एक सिंपल फंडा मैं आपको समझाती हूँ। रिवीजन जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है दोबारा से फर्स्ट पेज से लग के दोबारा से अपना सारा कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। उसके साथ साथ में आप एक संडे रख सकते हो, जो आपने अभी तक इस वीक के अंदर पढ़ा है उसको संडे के दिन रिवाइज कर लो। और तीसरा एक रिवीजन का जो डेली बेसिस का पैटर्न है वो ये है कि जो आपने कल पढ़ा था उसको आज रिवाइज कर लिया, जब आप अगले दिन पढ़ने जाओ तो आज का रिवाइज कर लिया, और उससे अगले दिन पढ़ने जाओ तो जो उससे पहले वाले दिन पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया।
तो मतलब 3 तरीके से आपको रिवीजन करनी है। एक आपको डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन करनी है, उससे पहले वाले दिन की। आपको वीकली बेसिस पे रिवीजन करनी है पूरे वीक की, और उसको अब बाद में आपको जब पूरा सिलेबस हो जाता है तो पूरे सिलेबस की दोबारा से रिवीजन करनी है। 3 साइकिल में अगर आप रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आप जो चीज़ें एक बार पढ़ लोगे उसको भूलने वाले नहीं हो। इसके बाद में भी कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है कि बच गई हैं या मैम को हमें और बतानी चाहिए थी, या आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स के रिप्लाई दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्टडी प्लान बनाऊं जो आपका रेलवे एनटीपीसी है उसके लिए, अगर आप पेड मेंटरशिप बैच चाहते हो तो पेड मेंटरशिप लिख के या पेड बैच लिख के आपको कमेंट करना है। अगर आप फ्री चाहते हो तो फ्री मेंटरशिप बैच आपको लिख के कमेंट करना है। उसके अकॉर्डिंगली जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं प्लान करूँगी कि मुझे पेड या फ्री बैच के साथ में किसके साथ में जाना चाहिए, क्या मुझे जाना भी चाहिए, इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स निकालने भी चाहिए, या आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना। उसके बाद में भी कुछ और रह गया तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।